अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नेचर ऑफ ऑडिट और साथ में हमने शुरू किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को मैंने आपको 3 तरह के बताए थे कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिट के, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट का ये है कि जो कंटेंट क्लाइंट ने बताए हैं कि मुझे इन कंटेंट पर ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, इन कंटेंट पर मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो ऑडिटर क्या होता है कि उन कंटेंट के बेस पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज, जहाँ पर शेयर होल्डर्स के जो कंटेंट्स हैं वो ऑलरेडी बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 एंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 में डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में 3 तरह की होती है। एक होती है एनुअल रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जो होती है, ये रिपोर्ट इसमें जो ओपिनियन दिया गया होता है ऑडिटर का, वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर के रिलेटेड दिया होता है। ओके, एनुअल रिपोर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाती है प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट क्योंकि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में शामिल होना होती है, इसलिए कंपनी के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस इसमें दी गई होती है। ठीक है, कंपनी ने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ठीक है, उस पर सारी ये रिपोर्ट बेस कर रही होती है। और उसके बाद थर्ड वन हमारे पास आ जाती है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्योंकि हमारी ये एनुअल मीटिंग में डिस्कस होना होती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, उसमें ये रिपोर्ट शेयर्स की अलॉटमेंट से रिलेटेड होती है और पेमेंट एंड रिसीट से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें जितना भी ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करेगा ऑडिटर, वो शेयर्स अलॉटमेंट से रिलेटेड होगा और रिसीट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड होगा। इसके बाद आते हैं जी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में हमारे 2 तरह के इसके सब इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। अब एरर जो होते हैं, एरर किसको कहते हैं? एरर्स अनइंटेंशनल मिस्टेक्स को एरर बोलते हैं, जिसमें कमिट करने वाला नहीं जानता कि वो एरर कमिट कर रहा है या उससे कोई गलती हो रही है। वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन अनइंटेंशनली उससे वो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे एरर्स को हम 2 तरह के एरर्स होते हैं, एक क्लैरिकल एरर्स होते हैं और एक प्रिंसिपल एरर्स होते हैं। और नॉर्मली ये वाले एरर्स जो होते हैं ना, वो लोअर लेवल पर कमिट किए जाते हैं, हायर लेवल पर कमिट नहीं किए जाते। तो क्लैरिकल एरर्स, अब क्लैरिकल एरर्स में क्या होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास मज़ीद 4 तरह के एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लैरिकल एरर्स इनिशियल स्टेज पर होते हैं। अब क्लैरिकल एरर्स में जो 4 एरर्स हैं, वो एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, फिर एरर ऑफ ओमिशन है, ये ऊपर नीचे हो गए हैं मुझसे। पहले एरर ऑफ ओमिशन आता है, फिर एरर ऑफ कमीशन आता है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा ऐसे भी। अब इसमें क्या होता है कि एरर ऑफ ओमिशन को मैं पहले डिस्कस करती हूँ कि एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि हम सिरे से एंट्री करना ही भूल जाते हैं। लाइक मिस्टर ए बी सी कोई था, उसने सेल की 25,000 रुपये की, तो हम सेल के लेजर में सिरे से एंट्री कर ही नहीं सके, करना ही भूल गए। ठीक है, तो इस वक्त पर ये जो एरर कहलाएगा वो एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि एंट्री तो हमने की, लेकिन हमने गलत एंट्री कर दी। डालना हमने क्रेडिट साइड पर था, डाल डेबिट साइड पर दिया, या हमने गलत पोस्टिंग करना एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस एरर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एरर में क्या होता है कि जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस में,
हम अपने अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम गलती कर देते हैं, ठीक है। या हम कास्टिंग गलत कर देते हैं, या फिर हम लिखते ही नहीं सिरे से अमाउंट को, राइट। उसके बाद फिर हमारे आते हैं कॉम्पनसेटरी एरर्स। क्लैरिकल एरर्स में जो चौथा है वो है कॉम्पनसेटरी एरर्स, ठीक है। कॉम्पनसेटरी एरर्स में क्या होता है कि हमने पहले तो लिखा ही नहीं, ठीक है, और जब लिखा तो गलत लिख दिया, राइट। क्या हमने किया, अब ये वाले दो जो एरर्स है ना, वो एरर, ये वाले दोनों एरर्स ये वाले कॉम्पनसेटरी एरर में आते हैं कि पहले तो हमने एंट्री की नहीं, ठीक है, एंट्री करना ही भूल गए, और फिर जब एंट्री हमने की कॉम्पनसेट करने के लिए तो वो एंट्री हमने गलत कर दी। तो ऐसे एरर्स को हम कॉम्पनसेटरी एरर्स बोलेंगे, राइट। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं क्लैरिकल एरर्स के बाद प्रिंसिपल एरर्स, ठीक है, प्रिंसिपल एरर्स। अब प्रिंसिपल एरर्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल एरर्स में हम तीन तरह के एरर्स करते हैं। एक इनकरेक्ट एलोकेशन हो जाती है, ठीक है, इनकरेक्ट एलोकेशन। अब इनकरेक्ट एलोकेशन में क्या होता है, लाइक हमारे इसमें दो, हमारे आपको पता है कि दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अगर नहीं भी पता तो मेक श्योर हमारे दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं और एक हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एलोकेशन, इनकरेक्ट एलोकेशन में हम क्या करते हैं कि हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, ये हमारा है, इसकी नेचर जो है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नेचर है इसकी, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि उसको कैपिटल नेचर वाले एक्सपेंडिचर्स में डाल दिया। और या फिर हमने कोई बिल्डिंग परचेज़ की तो ये वाला एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल नेचर का है, लेकिन हमने क्या किया कि इसको रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट वन आ जाता है इनकरेक्ट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या होता है कि हम जब चीज़ों को वैल्यू करते हैं, जब असेसमेंट करते हैं एसेट्स की वैल्यू की, तो वो हम गलत असेसमेंट कर देते हैं। गलत असेसमेंट से क्या मुराद है कि हम जब हमने एसेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करना होता है ना, तो हम दो चीज़ें चेक करते हैं, या तो एट कॉस्ट करते हैं या एट एनआरवी करते हैं। हमने क्या देखना होता है कि या तो एट कॉस्ट या एनआरवी, तो दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आती है हम वो वाली वैल्यू लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो गलती क्या कर देते हैं यहाँ पर कि जो हाई होती है वो लिख देते हैं, तो उस टाइम पर हमारा इनकरेक्ट वैल्यूएशन वाला एरर कमिट होता है, सही है। उसके बाद फिर आ जाता है ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ओके जी, तो इस एरर में हम क्या करते हैं कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज़ होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक है। लाइक कोई सैलरी या रेंट या कोई कमीशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये, तो हमने इनको रिकॉर्ड ही नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, हम इनको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो उस टाइम पर हमारा ये प्रिंसिपल एरर होगा और जो कहलाएगा ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब हमारे इसमें दूसरी चीज़ थी जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की डिटेक्शन ऑफ, पहली चीज़ थी डिटेक्शन ऑफ एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स और दूसरी चीज़ है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ओके जी, तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। अब फ्रॉड्स जो है मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रॉड्स नॉर्मली, फ्रॉड का जो लफ्ज़ी मतलब है, जो इसका मायने है वो ये है कि विद इंटेंशन गलती करना, कोई काम इंटेंशनली करना, कोई मिस्टेक इंटेंशनली कमिट करना। और ये वाली गलतियाँ, ये वाले फ्रॉड्स होते हैं वो नॉर्मली मैनेजमेंट करती है, मैनेजमेंट का कोई इंडिविजुअल होता है या कोई थर्ड पार्टी करती है, ठीक है। ये तीन तरह के फ्रॉड्स होते हैं, एक फ्रॉड ऑफ कैश और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, ठीक है। फ्रॉड ऑफ कैश, फ्रॉड ऑफ कैश में क्या होता है कि हम रिसीट्स को
लिखते कम हैं, ठीक है, अंडर कास्टिंग कर देते हैं, या पेमेंट्स की हम ओवर कास्टिंग कर देते हैं। हम कैश पर ये फ्रॉड करते हैं, ठीक है, या तो रिसीट्स को कम लिख देंगे या पेमेंट्स को ज़्यादा लिख देंगे, या ऐसे होगा कि कोई बिल हमने डिस्काउंट करवा लिया है लेकिन हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ऐसे ही करेंगे कि जैसे वो अभी तक डिस्काउंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल पर्पस के लिए हमने कोई एक्सपेंस कर लिया लेकिन हमने उसको क्या किया कि बिजनेस को चार्ज कर दिया, ठीक है। या फिर कोई हमें रिसीट्स हमने की, ठीक है, कोई पेमेंट हमने रिसीव की लेकिन हमने उसको कैश रिसीव में एंटर ही नहीं किया, राइट। तो ऐसे फ्रॉड्स को हम बोलेंगे फ्रॉड ऑफ कैश और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। दूसरे आ जाते हैं फ्रॉड ऑफ गुड्स और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। इन फ्रॉड्स को हम दो नामों से जानते हैं, या तो हम फ्रॉड ऑफ गुड्स बोलते हैं या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चीज़ों की हेरा फेरी की जाती है, लाइक कोई चीज़ गुम हो जाती है या फिर उसका पर्सनली कोई बेनिफिट लिया जा रहा होता है, ठीक है। या और इस फ्रॉड से हम क्या कैसे बच सकते हैं कि जितना भी हमारी सेल है, जितनी परचेज़ है या जितना भी स्टॉक है, हम उसको पर्सनली चेक करें, फिज़िकली चेक करें, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्रॉड ऑफ अकाउंट्स और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके जी, फ्रॉड ऑफ अकाउंट्स या मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होती है, ये नॉर्मली डायरेक्टर्स करते हैं या फिर मैनेजमेंट करती है, ये लोअर लेवल के बंदे नहीं कर सकते। और ये वाले जो फ्रॉड्स हैं वो नॉर्मली फ्रॉड ऑफ कैश या फ्रॉड ऑफ गुड्स से ज़्यादा मुश्किल होते हैं करने, ठीक है। लाइक डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट जो होती है, टॉप मैनेजमेंट, वो किस तरह से इसमें करेगी, इन्फ्लेशन या सुप्रेशन कर देगी सेल्स या परचेज़ की, और एसेट्स या लाइबिलिटीज़ पर इस तरह से करेगी, उनको अंडर वैल्यू कर देगी या ओवर वैल्यू कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से अकाउंट्स के साथ अकाउंट में फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट थर्ड एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो है इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव। इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव में ओके जी, इम्प्लॉयड ऑब्जेक्टिव में हमारा आता है मॉरल चेक, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, ऑडिटर ने मॉरल चेक रखना होता है अपने क्लाइंट के स्टाफ पर, ठीक है। उसने मॉरली चेक करना है उन्हें, मॉरल बोलते हैं अहलाकियात को, ठीक है। तो अहलाकियाती तौर पर चेक करना वो किस तरह से होगा कि जब वो ऑडिट कर रहा होगा तो जो क्लाइंट का स्टाफ होगा उसको फिज़िकली जाकर चेक करेगा कि स्टाफ में से किस बंदे का कैसा बिहेवियर है, आया उसने अपने उसके पास उसको जो काम दिया गया है वो उसका अप टू डेट है कि नहीं है। रेगुलर जो ऑडिट होता है उसमें तो इस तरह से होता है कि क्योंकि रेगुलर ही ऑडिट हो रहा होता है ईच डे, ठीक है, हर रोज़ हो रहा होता है, तो उसमें तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो अप टू डेट होती हैं। तो इसमें इम्प्लॉयड ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ आएगी वो इस तरह से होगा कि ऑडिटर फिज़िकली जाकर क्लाइंट के स्टाफ को चेक करेगा। इस तरह से ये होगा कि उसको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने में ज़्यादा आसानी होगी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर अपना ट्रू एंड फेयर और बाइस्ड ओपिनियन दे सकेगा। इसी के साथ गाइस अब व्यूअर्स हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप में से किसी को किसी चीज़, किसी लफ्ज़ की, किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।